तो नमस्कार, मैं हूँ करण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो सीरीज जिसमें हम बात करने वाले हैं गोदान से जुड़े सभी पात्रों के बारे में। उन पात्रों का विश्लेषण करेंगे, उनके चरित्र को जानेंगे और उन्हें समझेंगे। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं गोदान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में, मालती और मेहता। अगर गोदान का सबसे गहरा और सबसे विचारोत्तेजक संबंध किसी के बीच है तो वह होरी धनिया का नहीं है, बल्कि डॉक्टर मालती और प्रोफेसर मेहता का है। ऐसा मैंने क्यों कहा आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि यह प्रेम कहानी नहीं बल्कि दो विचारों की कहानी है, एक आधुनिकता की और दूसरा मानवता की। उपन्यास की शुरुआत में मालती एक आधुनिक, शिक्षित, आत्मनिर्भर और पश्चिमी जीवन शैली से प्रभावित महिला के रूप में सामने आती है। वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, समाज के बंधनों को चुनौती देती है और विवाह को अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं मानती। उसके लिए जीवन जीने का अर्थ है कि अपनी शर्तों पे जिया जाए, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो, और यही चीज़ें उसे समाज से एक अलग और एक प्रभावशाली महिला बनाती है। लेकिन प्रेमचंद ने मालती को केवल आधुनिक स्त्री के रूप में ही नहीं छोड़ा, उन्होंने उसके भीतर छिपी संवेदनशीलता को भी धीरे धीरे उजागर किया। अगर हम मालती की बात करें तो मालती एक असंवेदनशील किस्म की महिला है। वो एक डॉक्टर तो है, लेकिन उसके विचार काफ़ी ऊंचे स्टैंडर्ड के हैं। वो खूब सारा धन कमाना चाहती है, वो बड़े बड़े लोगों के साथ अपना उठना बैठना करना चाहती है। वो चाहती है कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, एक स्वतंत्रता के साथ जिए। लेकिन एक चीज़ जो कहीं मिस कर जाती है, उसमें कुछ नेगेटिविटी भी है, जैसे कि मालती लोगों के शोषण के प्रति असंवेदनशील रहती है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की समाज में क्या स्थिति है। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम प्रोफेसर मेहता की बात करें तो मेहता एक आदर्शवादी, दार्शनिक और मानवीय मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। वे केवल किताबों के विद्वान नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने वाले इंसान भी हैं। वे किसी पर अपने विचार थोपते नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से लोगों को बदल देते हैं। मिस मालती और प्रोफेसर मेहता की पहली मुलाकात एक पार्टी में होती है। पार्टी थी राय साहब की, और मिस मालती को तो वैसे ही शौक है कि वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठे बैठे, उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना काफ़ी पसंद है। लेकिन इसी के विपरीत प्रोफेसर मेहता, जिन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने का, जश्न मनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो पार्टी में बस इसलिए आए हैं क्योंकि उनका राय साहब के साथ घनिष्ठ संबंध है। राय साहब उनके बचपन के मित्र हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आदर्श और अपनी मर्यादाओं को हमेशा अपनी मित्रता से आगे रखते हैं। और इस चीज़ का उदाहरण हमको अगले ही वार्तालाप में मिल जाता है, जहाँ पर पार्टी में आए कुछ लोगों को बात करते देख वे अपने विचार भी वहाँ पर प्रकट करते हैं और लताड़ लगा देते हैं अपने ही दोस्त राय साहब और वहाँ पर उपस्थित एक पत्रकार को कि कैसे वे दोनों अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। और राय साहब को तो यहाँ तक कह देते हैं कि वो होरी एवं होरी जैसे अन्य गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें बताती है कि प्रोफेसर मेहता की विचारधारा आखिर किस प्रकार की है। और यहीं पर उपस्थित मिस मालती भी हैं, जो कि उनकी बातें सुन रही हैं और वो भी इस चर्चा में अपना विचार व्यक्त करती हैं, जिससे साबित होता है कि मिस मालती इस चीज़ के प्रति काफ़ी असंवेदनशीलता प्रकट करती हैं और उन्हें इन चीज़ों से कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर सामने आती है कि भले ही सामाजिक समस्याओं को लेके, लोगों के शोषण को लेके मिस मालती के मन में असंवेदनशीलता है, लेकिन फिर भी वो ये सारी चीज़ें उनको एक बुरा इंसान नहीं बनाती हैं, क्योंकि इस वार्तालाप से प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं वह प्रोफेसर मेहता की बातों से थोड़ा सा तो प्रभावित हुई हैं। मिस मालती और प्रोफेसर मेहता की पहली मुलाकात के बाद मिस मालती को इतना तो ज़रूर पता लग गया था
कि प्रोफेसर मेहता की विचारधाराएं मिस मालती की विचारधाराओं से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। उन्हें प्रोफेसर मेहता काफ़ी जटिल किस्म के व्यक्ति लगे। उन्हें लगा कि प्रोफेसर मेहता एक मर्यादावादी व्यक्ति हैं, जो कि हमेशा अपने मर्यादाओं पे, अपने विचारों पे अडिग रहते हैं। और साथ ही साथ उन्हें प्रोफेसर मेहता एक अव्यवहारशील व्यक्ति भी लगे, जो कि दर्शाता है कि किस तरीके से मिस मालती को प्रोफेसर मेहता का उदारवाद समझ नहीं आया। लेकिन यही इस कहानी की विशेषता है कि मिस मालती मिस्टर मेहता को देख के बहुत कुछ सीखती हैं। उन्हें मिस्टर मेहता की चीज़ों को देख के पता लगता है कि समाज में बुराइयां भी हैं, समाज में शोषित लोग भी हैं और समाज के लोग काफ़ी सारी कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हैं। मिस्टर मेहता का उदारवाद मिस मालती को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है। मिस मालती जो पहले मिस्टर मेहता को एक अव्यवहारिक और मर्यादावादी व्यक्ति के रूप में देखती थी, आज वो उसी मेहता को एक समाज सेवक, एक गहन विचारशील व्यक्ति के रूप में देख पाती हैं। वो देख पाती हैं कि कैसे वे गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कैसे वे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने खर्चे पे पढ़ा भी रहे हैं। और यह देख के मिस मालती का पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन हो जाता है और उनकी असंवेदनशीलता एक संवेदनशीलता में परिवर्तित होने लग जाती है। वो मेहता से इतना प्रभावित होती हैं कि अब वे भी गरीबों का इलाज मुफ्त में कराने लग गए हैं। मिस्टर मेहता से मिस मालती इस प्रकार प्रभावित होती हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब मिस मालती को मिस्टर मेहता से प्रेम हो जाता है। हो सकता है शायद ये प्रेम पहले से ही था, लेकिन अब ये उभर कर आने लग गया है। इसका प्रभाव हम मिस मालती के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। अब मिस मालती पहले की तरह नहीं रही। मिस मालती अब गरीबों की मदद करती हैं। उनके अंदर संवेदनशीलता आ गई है। लोगों का दुख देखकर उन्हें भी अब दुख होने लगा है। और शायद ये मिस्टर मेहता का प्रेम ही था जिन्होंने मिस मालती पे एक उदार प्रभाव डाला। लेकिन अगर हम बात करें मिस्टर मेहता की, तो मिस्टर मेहता मिस मालती के लिए ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं करते कि उन्हें मिस मालती से प्रेम हो। पर इतना ज़रूर है कि मिस मालती का उनके लिए प्रेम मिस मालती को एक बेहतर इंसान ज़रूर बना रहा है। इन दोनों की कहानी के बीच दो लोग और हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मिस्टर खन्ना और उनकी धर्मपत्नी मिस गोविंदी। वैसे तो मिस्टर खन्ना एक बहुत ही जाने माने मशहूर बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को कभी भी महत्व नहीं दिया। जबकि सच तो ये था कि मिस गोविंदी ही वो थीं जिनके समर्पण और त्याग के कारण मिस्टर खन्ना एक सफल बिजनेसमैन बन सके थे। मिस गोविंदी पढ़ी लिखी व्यक्तित्व की होने के बावजूद भी केवल मिस्टर खन्ना और अपने बच्चों के लिए त्याग दे रही थीं। मिस गोविंदी को कविताएं लिखने का भी शौक़ था, लेकिन वो ये शौक़ पूरा नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को ही महत्वता दी। लेकिन मिस्टर खन्ना इसके प्रति कृतज्ञता दिखाने के विपरीत उन्हें हमेशा तिरस्कार की नज़रों से देखा। मिस खन्ना को उन्होंने कभी भी वो सम्मान दिया ही नहीं जिसकी वो हकदार थीं। यहाँ तक कि वैवाहिक जीवन में होते हुए वो मिस मालती से प्रेम किया करते थे। कई हद तक ये बात मिस मालती को भी पता थी, लेकिन मिस मालती इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया करती थी। लेकिन एक ही ऐसे इकलौते व्यक्ति मिस्टर मेहता थे जो कि समझते थे कि गोविंदी का त्याग कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने गोविंदी का हमेशा साथ दिया तथा उन्हें हमेशा एक महान महिला के रूप में देखा। वहीं मालती उन्हें गोविंदी एक बहुत अच्छी महिला प्रतीत नहीं होती थी, क्योंकि गोविंदी हमेशा मालती को तुच्छता की नज़रों से देखती थी। इसका एक कारण यह भी था कि उन्हें लगता था कि उनके पति और उनके बीच की दूरियों का मुख्य कारण मालती ही हैं, जो कि कुछ हद तक सत्यता भी रखती थी। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मेहता के लिए मालती का प्रेम उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल देता है। मेहता क्योंकि गोविंदी को एक महान महिला मानते थे, तो अब
मालती भी उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है और उन्हें पता चलता है कि गोविंदी एक बहुत ही महान महिला है जिनने अपने पति, अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ पर आपको दो अलग अलग प्रकार के स्त्रियों के व्यक्तित्व दिखाई देंगे जो कि हमें प्रेमचंद की विशेषता बताती है। प्रेमचंद ने यहाँ एक तरफ मालती को दिखाया है जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है, तथा दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया है गोविंदी को जो कि त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने किसी को भी गलत या सही नहीं दिखाया है, उन्होंने दोनों को ही सही और दोनों को ही थोड़ा सा गलत भी दिखाया है। अगर हम इसकी तुलना एक और उपन्यास से करें तो वो उपन्यास है गुनाहों का देवता। हालांकि दोनों की कोई तुलना नहीं है, लेकिन गुनाहों के देवता में भी एक पात्र हैं सुधा। सुधा अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। सुधा को अपने डिसीजंस लेने के लिए चंदर या फिर अपने पिता की सहमति चाहिए होती है। लेकिन अगर हम गोदान की बात करें तो यहाँ पर हर महिला के पास अपने डिसीजंस लेने की स्वतंत्रता है, चाहे वो गोविंदी हो, चाहे वो मालती हो और चाहे वो होरी की वाइफ धनिया हो। धनिया जो कि गांव घर में रहती है और अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, फिर भी वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, अनलाइक सुधा। वहीं अगर हम गोविंदी को देखें तो गोविंदी प्रतीक है आत्मसमर्पण और त्याग का। लेकिन इसी के विपरीत जब गोविंदी को पता लगता है कि उसके आत्मसमर्पण और त्याग की भी अब एक हद हो चुकी है, तो वहाँ पर बागी बन जाती है और खन्ना को छोड़ के चली भी जाती है। ये दिखाता है कि महिलाओं के पास प्रेमचंद एक स्वतंत्रता देते हैं उनकी खुद की डिसीजंस लेने का। अब आते हैं इन दोनों की कहानी के अंत की तरफ। इन दोनों की कहानी का अंत बेहद ही खूबसूरत दिखा गया है और यकीन मानिए प्रेमचंद ने इन दोनों की कहानी का अंत जितनी खूबसूरती से लिखा है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। मालती जो कि मेहता से पहले से ही प्रेम करती है, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा भी समय आ जाता है जब मालती की उदारता और उसकी करुणा को देख के मिस्टर मेहता को भी उससे प्रेम होने लग जाता है। मिस मालती अब वो मिस मालती नहीं रही थी। मिस मालती अब एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसके बारे में मिस्टर मेहता ने हमेशा कल्पना की थी। और यही सब देख के मिस्टर मेहता एक दिन मिस मालती को विवाह का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद मिस मालती इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिस मालती बताती हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यह दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। अब उन दोनों को समाज की समस्याएं इतने दिखने लग गई हैं कि उन्हें नहीं लगता कि जब तक ये सामाजिक समस्याएं दूर हों उन दोनों को शादी करनी चाहिए। और यही बात मिस मालती मिस्टर मेहता से कहती हैं और मिस मेहता के भी विचार कुछ इसी तरीके से थे जो कि हमें कहानी के शुरुआती मोड़ पे पता चल जाते हैं। और अंत में वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कसम खाते हैं कि कभी शादी नहीं करेंगे और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहेंगे। तो अभी आपने सुना गोदान कहानी के दो पात्रों की जीवन के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हम गोदान के अन्य पात्रों के बारे में भी उनके चरित्र का विश्लेषण करके अन्य वीडियो बनाएं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।